What's up, guys? I'm back with this new video. As I just updated in a previous video that I'm gonna be making a video on powerlifter versus the bodybuilder. So I've been up thinking that making this video in Hindi right now. So what you gotta do is we gotta be mixing up Hindi and English, both of stuff. So शुरू करते हैं. So basically हमें जानना ज़रूरी है कि एक पावर लिफ्टर और एक बॉडी बिल्डर के बीच क्या फ़र्क है. मेन फ़र्क क्या है. लोग समझते हैं कि पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर एक ही जैसे लोग होते हैं. मतलब बॉडी बिल्डर ही पावर लिफ्टर हो जाता है, बॉडी बिल्डर ही मतलब वेट लिफ्टिंग कर सकता है. ज़रूरी नहीं है कि हर बॉडी बिल्डर हैवी लिफ्टिंग कर ले. लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करेंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है. बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, पावर लिफ्टिंग इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस. पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है लेकिन उसके साथ आपका फिजिक भी तैयार होता है. क्योंकि उसको एक प्रोसेस में बनाया जाता है. और ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर मतलब एक ही लोग हैं. दोनों अलग अलग चीज़ें. मतलब ऐसा कर सकते हो कि एक मतलब हम बोल सकते हैं कि एक पावर लिफ्टर एक बॉडी बिल्डर बन सकता है और एक बॉडी बिल्डर भी पावर लिफ्टर बन सकता है. लेकिन अगर मतलब लॉजिक वाइज चले, अगर लॉजिक वाइज जाए तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि एक बॉडी बिल्डर पावर लिफ्टर बन सकता है, क्योंकि वो लिफ्टिंग करता है, उसमें स्ट्रेंथ है. लेकिन पावर लिफ्टर एक बॉडी बिल्डर बनने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसका वर्कआउट थेसिस पूरा अलग है, बॉडी बिल्डर का वर्कआउट थेसिस पूरा अलग है. तो जिसका जेनेटिक्स अच्छा होगा वो तो अलग बात है, लेकिन इफ योर जेनेटिक्स इज नॉट capable of making the physique in a proper way, then definitely you can just make it in an easy way. It's a long process, a long way for you. समझ रहे हो. सो यहीं पे ये चीज़ फोकस करना ज़रूरी है. तो चलिए आज डिफरेंस बनाते हैं बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर के बीच क्या फ़र्क है. ये तो छोटा सा फ़र्क मैंने बताया, अभी और भी आगे चलते हैं, शुरू करते हैं. तो बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग का सबसे पहला जो मतलब सिमिलरिटी है, नॉट मतलब डिफरेंस, मैं ये बोल रहा हूँ सिमिलरिटी है, वो है कंपटीशन. पावर लिफ्टिंग का भी कंपटीशन होता है, बॉडी बिल्डिंग का भी कंपटीशन होता है इवन, बट द थिंग इज दे हैव टोटली डिफरेंट स्टफ. आई मीन बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं कि आपको जाके कोई हैवी वेट उठाना है या फिर मतलब एक रिकॉर्ड बनाना है. इट्स अ डिफरेंट थिंग. उसका रिकॉर्ड वो अलग चीज़ है. लेकिन पावर लिफ्टिंग उसमें आपको हैवी से हैवी लिफ्टिंग करना है. पावर लिफ्टिंग किस किस चीज़ों में आता है. बॉडी बिल्डिंग में मतलब हम बोल सकते हैं कि पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि मतलब उसके अंदर मतलब पावर लिफ्टिंग के जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं उसके अंदर वो हैं. लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस भी ऐसे हैं जो पावर लिफ्टिंग में मतलब हैं लेकिन बॉडी बिल्डिंग में नहीं है. लेकिन अगर एक बॉडी बिल्डर चाहे तो वो भी कर सकता है. पहला चीज़ तो ये है कि पावर लिफ्टिंग में हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं, पर्सनल रिकॉर्ड हो गया या फिर मतलब किसी का भी रिकॉर्ड तोड़ना हो गया, ऐसा होता है. लेकिन बॉडी बिल्डिंग में ज़रूरी नहीं है कि हैवी लिफ्टिंग करके आप मतलब बना दोगे. बॉडी बिल्डिंग में कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी की कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है. बॉडी बिल्डिंग में आपको मतलब आपका ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप कुछ भी लिफ्ट कैसे भी रफली लिफ्ट कर दोगे, कैसे भी लिफ्ट कर दोगे. रफली तो कभी लिफ्ट करना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये बता रहा हूँ, क्योंकि इंजरी हो जाएगा. यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ इंजरीज इफ यू आर ट्रेनिंग लाइक अ व्हाट, like a psychopath. Okay, so never train like a psychopath. Train like a monster, train like a beast, but no, take the motivation of a beast, but don't just go for those kind of stuffs. Okay, so पहली बात तो ये है कि बॉडी बिल्डिंग का मतलब आपको ईच एंड एवरी पार्ट को ट्रेन करना ज़रूरी होता है. लेकिन पावर लिफ्टिंग जब आ जाता है, व्हेन इट कम्स टू द पावर लिफ्टिंग, देन डेफिनेटली उनका ओवरऑल बॉडी ट्रेन वैसे ही हो जाता है जिस प्रकार का ट्रेनिंग वो लोग करते हैं. अब बात ये है कि क्या है इन दोनों के ट्रेनिंग के डिफरेंस क्या है. हम लोग जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं तब क्या होता है कि इनिशियल में जब आप मतलब
शुरू करते हो, देन व्हाट यू गोना डू इज यू विल बी गोइंग फॉर, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हर सेट में हैवी से हैवी वेट लेना है। आपको जितना भी सेट आप करना चाहो वो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। यू कैन फॉर ईच एक्सरसाइज, यू इफ यू आर गोइंग फॉर द चेस्ट एक्सरसाइज देन डेफिनेटली यू गोना चूज 5 एक्सरसाइज और 6 एक्सरसाइज, एंड ईच एक्सरसाइज के 3 सेट मार दिया आपने। तो ईच एक्सरसाइज को तो तीन सेट मार रहे हो, ऐसा नहीं कि जाके हाँ मैं मारूंगा, मैं मार रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, आज हो जाएगा, मस्त चेस्ट पंप हो गया, वैसा नहीं होता है। हर वीक जब जब आप एक बिगिनर होते हो, मतलब मैं बोल सकता हूँ हर चीज़ में बिगिनर, एडवांस, इंटरमीडिएट तीनों चीज़ होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप पहली बार जब आप शुरू करते हो बॉडी बिल्डिंग में, तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट बेंच प्रेस में डाल देते हैं, चलो मारते जाओ मारते जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको एक अलग ट्रेनिंग के प्रोसेस में चलता है, जाना पड़ता है, जहाँ पे कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है। अगर आपका इंटरनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ठीक नहीं होगा तो कैसे आप करोगे? वेट लिफ्टिंग में भी कुछ वैसा ही होता है, लेकिन वो अलग होता है। मुझे वैसे वेट लिफ्टिंग के ऊपर ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान है मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे ज्ञान है, क्योंकि मेरा मेरा मतलब जर्नी उस तरफ है। तो डेफिनेटली वट एवर थिंग आई डू नो, आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट इट। तो बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, जब आप बेंच प्रेस मार रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम वेट के साथ 1 रिपीटेशन जाओ, मैक्सिमम वेट के साथ 2, क्योंकि वहाँ पे आपको बॉडी को ग्राइंड करना होता है। मसल तैयार तो करना है, मसल जब आप मसल तैयार कर लेते हो, उसके बाद आपको बॉडी पे कंडीशनिंग लाना पड़ता है, जिससे कि वहां पे और आपको स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं लगाना है। स्ट्रेंथ क्या, आपके बॉडी में एनर्जी रहना जरूरी है, स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं लगाना है, आपको रिपीटेशंस लगाना है। सपोज आप मैक्सिमम 100 kg उठा लेते हो बेंच प्रेस, सपोज बेंच प्रेस आप मैक्सिमम 100 kg बॉडी बिल्डिंग में उठा लेते हो, तो क्या होता है कि when you push yourself, you are putting on 100 reps, if you are going for 6 to 8 repetitions, ठीक है। लेकिन अगर 2 से 3 जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जब जब आपका बॉडी बन रहा होता है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर योर कॉम्पिटिशन, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, देन डेफिनेटली यू शुड बी कीपिंग योर इन योर माइंड दैट आपके हर फेज में ट्रेनिंग अलग अलग होता है। जब आप शुरू करते हो एक अलग सा ट्रेनिंग होता है, जब आप बीच उस जर्नी के बीच में होते हो वो एक अलग ट्रेनिंग होता है, और जब आप कटिंग फेज में आ जाते हो उसका एक अलग ट्रेनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि कटिंग फेज में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि वो लोग ज्यादातर तो नहीं, ऐसे हैं जो मंद बुद्धि हैं, वही वही ये काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि हैवी से हैवी मारना है हमको। कटिंग हैवी से हैवी मारने से नहीं आता है, ज्यादा रिपीटेशन देने से आता है। लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग हैं थोड़ा सा मंदबुद्धि वाले हैं, जो जिनको लगता है कि कटिंग फेज में हम लोग हैवी मार देंगे तो हो जाएगा। अब हर कोई तो रॉनी कोलमैन नहीं हो सकता ना, कि कटिंग फेज में 200 पाउंड्स ईच साइड डंबल प्रेस मार रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता है। एवरीबॉडीज बॉडी वेरिएट फ्रॉम ईच अदर, वो अलग बात है। लेकिन वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, वो उनका कोई कटिंग फेज होता नहीं है, उनका सिर्फ स्ट्रेंथ फेजेस होता है। उनमें उनका बिगनर्स होता है, लेकिन उनका कोई इंटरमीडिएट या एडवांस ज्यादा नहीं होता। ये मैंने देखा है, ऐसा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन लोग भी हैं ऐसे। यूट्यूब में बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जो पावर लिफ्टर वर्सेस बॉडी बिल्डर के ऊपर बताते हैं, लेकिन मैं कुछ एड ऑन भी करने वाला हूँ जो कि मैंने खुद देखा है। अब हम बोलेंगे कि पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ये लोग ज़्यादा जो समझते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है वर्कआउट के बारे में। अगर वर्कआउट की बात किया जाए तो जब हम डिफरेंट फेजेस से जाते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं वर्कआउट के डेज, जब शुरुआत करते हैं एज अ बिगनर, तो पहले 15 से 1 महीने तक अगर वो इंसान एक्टोमॉर्फ है या एंडोमॉर्फ है या मेसोमॉर्फ है उसका शरीर, तो उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है उसके बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। उसको पहले मिक्स मारना पड़ता है, एक पार्ट चेस्ट का मार लिया, उसके बाद बाइसेप का एक पार्ट मार लिया, ट्राइसेप का एक पार्ट मार लिया, लेग का स्क्वाट मार लिया, बस उतने में खत्म।
और पैक के लिए लैट पुल डाउन और पुलअप्स के लिए थोड़ा सा मतलब कोशिश किया, इट्स ऑल ओके। लेकिन पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, कुछ इसी प्रकार के ट्रेनिंग्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको अलग अलग तरीके का ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं ताकि वो हैवी लिफ्ट कर सके। और ज़रूरी नहीं है कि एक पावर लिफ्टर का पूरा एकदम रिप्ड श्रेडेड बॉडी होगा, लेकिन बॉडी बिल्डर का तो ज़रूरी है, क्योंकि उसका मेन काम ही है बॉडी बिल्डिंग। वो नाम क्यों हुआ है बॉडी बिल्डिंग? बॉडी को बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन वेट पावर लिफ्टिंग में क्या है, आपको पावर चाहिए लिफ्टिंग करने के लिए। आप मेरे लिए लिफ्टिंग कर रहे हो और कुछ नहीं, यू आर जस्ट लिफ्टिंग ओवर देयर। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में आपको क्या चाहिए, आपको बॉडी चाहिए, आपको आपका जो मसल है, यू वांट द टोटल मसल ऑन योर बॉडी। If you don't have that muscle, if you don't show up the conditioning in your body, if your vascularity is not good in your body, then definitely nobody is gonna see your body, nobody is gonna pay attention to your body. तो वो सबसे क्रूशियल चीज होता है, इट्स द मोस्ट क्रूशियल चीज इन बॉडी बिल्डिंग। तो उस हिसाब से चलना जाए तो और हाँ, बॉडी बिल्डर्स को मेनली ज़्यादातर नाप तोल के खाना पड़ता है। अगर खाने की बात करें देन डेफिनेटली बॉडी बिल्डर्स, yes, the weightlifters do have their diets, but the bodybuilders have a very, 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 very strict diet. They have a very strict diet, जिसमें कि ना आप शुगर खा सकते हो, ना आप ऑयल खा सकते हो। इफ यू वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर डेफिनेटली यू हैव टू जस्ट लीव शुगर, ऑयल, एंड यू हैव टू लीव ऑल काइंड ऑफ जंक फूड्स। ऐसे कई चीज़ें हैं। बॉडी बिल्डर्स जब ऑफ सीजन में होते हैं तो उनको क्या करना होता है, मतलब हफ्ते में एक दो दिन तो मतलब चिट मिल खा सकते हैं, लेकिन वो चिट मिल क्या होने वाला है, वो पूरे दिन का चिट मिल नहीं होने वाला है। उनके मतलब उस डाइट के अंदर, मतलब वो रेस्ट के डाइट के अंदर एक चिट मिल होगा, एक या दो होगा, मैक्सिमम दो। उससे ज्यादा अगर करेंगे तो या तो ब्लोटिंग होने वाला है या फिर क्रेविंग्स आने वाला है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन पावर लिफ्टर का क्या होता है, वो लोग मतलब डाइट फूड तो खाते ही हैं, डाइट फूड तो वो लोग उनको लेना ज़रूरी है, नहीं तो मतलब वैसे भी उनका बॉडी स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ उनको क्या होता है कि मतलब वो लोग जब चीट डे उनका रहता है, अगर चीट मील भी खाते हैं तो डेफिनेटली वो लोग अच्छी तरह से खा सकते हैं, क्योंकि उनको उनको तो स्ट्रेंथ चाहिए ना। उनको उनको बॉडी थोड़ी बनानी है, उनको मतलब उनको मसल चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए। उनको फैट रिड्यूस थोड़ी करना है। हमारा हमारा यहाँ पे स्किन का, मेरा मेरा स्किन फैट देखो, मेरा स्किन फैट कितना ज़्यादा है, तो मुझे इसको घटाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। तो ये स्किन फैट, इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉम्पिटिशन्स ऑफ बोथ दी बॉडी बिल्ड बोथ दी सॉरी both the competitors of both the athletes, then definitely I gotta say that कि पावर लिफ्टर्स को ज़रूरी नहीं है स्किन फैट घटाने के लिए, उनको ज़रूरी है अंदर की मसल बिल्ड करेंगे। हाँ, थोड़ा सा फैट रिड्यूस करना ज़रूरी है, जो गट के पास जो फैट्स रहते हैं और उसके बाद लेग्स में जो फैट्स रहते हैं घटाना ज़रूरी है। मतलब दे कैन हैव एटलीस्ट बिफोर देयर पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन दे कैन हैव एटलीस्ट 12 to 13% ऑफ बॉडी फैट, इट्स गुड। स्किन फैट जो रहता है उनका 12 to 30% रह सकता है। क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इफ वी कम टू द फेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग देन डेफिनेटली इट कम्स टू द 3 or 4% फॉर द कंडीशनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी बिल्डिंग जब आ जाता है तो क्या होता है कि 3 to 4% ऑफ बॉडी फैट हो जाता है आपके शरीर में, जो कि आपके कंडीशनिंग टाइम पे मतलब ज़रूरी है। नहीं तो आपका मसल्स कभी भी रिप्ड होके दिखेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा। सिर्फ हाँ, बॉडी अच्छा ही है, लेकिन बॉडी बॉडी तभी अच्छा दिखता है, फिजिक अच्छा तभी दिखता है जब उस पर कंडीशनिंग आता है। when we got the perfect conditioning on it then definitely it looks beautiful। तो ये एक प्रकार का डिफरेंस है। और पावर लिफ्टिंग में जो भी हो, हमने ये स्टडी में भी पढ़ा हुआ है दैट एक्टोमॉर्फ बॉडी वो बॉडी होता है। आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज एक्टोमॉर्फ बॉडी। एक्टोमॉर्फ बॉडी इज अ बॉडी इन विच यू फाइंड लेस परसेंटेज ऑफ फैट, मतलब बहुत कम फैट परसेंटेज होता है, और बॉडी बहुत थिन होता है। तो थिन क्रस्ट बोलते हैं ना, थिन, वैसे ही थिन होता है। तो उसमें क्या होता है, मसल डेवलपमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है एक्टोमॉर्फ में। मेसोमॉर्फ इज द मीडियम फेस, मतलब ना तो ज़्यादा मोटा ना तो ज़्यादा दुबला, तो उसमें बहुत जल्दी बॉडी बन भी जाता है, बहुत अच्छा बनता है, लेकिन छोड़ देने पर घट भी जाता है।
उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, यू हैव टू मेंटेन इट। तो बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एंडोमॉर्फ, जो कि मेरा शरीर है, मैं तो सच में बोला हूँ, मैं मोटा इंसान हूँ, मैं कोई दुबला इंसान नहीं हूँ। आई आई एम रियली अ फैट गाय, क्योंकि आपको दिखता होगा मेरा फैट परसेंटेज से मैं कितना मोटा हूँ, तो इस हिसाब से सो इफ वी टॉक अबाउट द एंडोमॉर्फ बॉडी, तो उस बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि उसका उसका सिर्फ मसल ही नहीं, उसके बॉडी में मसल्स बहुत जल्दी, एंडोमॉर्फ शरीर में बहुत जल्दी मसल्स डेवलप कर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि फैट जल्दी नहीं घटता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को, जो लोग एंडोमॉर्फ, मतलब जब हम लोग बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, तो ज़्यादातर एंडोमॉर्फ बच्चों को बोला जाता है कि यू शुड बी गोइंग फॉर वेट लिफ्टिंग एंड कार्डियो, नॉट ओनली कार्डियो। ओके, क्योंकि सिर्फ कार्डियो करने से मसल लॉस तो होगा ही होगा, मतलब फैट लॉस उतनी आसानी से होगा ही नहीं। क्योंकि हमेशा you should be always be means knowledgeable about it, that you should be giving surprise to your body, then only your body is gonna be developing। ठीक है, चाहे वो वेट लिफ्टिंग में क्यों ना हो, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी मतलब बॉडी को शॉक देना जरूरी है, सरप्राइज देना जरूरी है। लोगों को ये लगता है कि एक ही प्रकार के लिफ्टिंग हम लोग कर देंगे, बस काम खत्म, अपना काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी चेंजिंग योर ट्रेनिंग स्टाइल्स टू। लेकिन वेट लिफ्टिंग का ज्यादा ट्रेनिंग स्टाइल्स अलग नहीं होता है, उनका वो बहुत ही मतलब सिमिलर होता है। बट जब हम लोग मतलब बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो उसमें डेवलपमेंट जब करना है, बॉडी में डेवलपमेंट लाना है, गेन्स लाना है, एक फेज तक आता है बॉडी जहाँ पे कि ज्यादा गेनिंग नहीं होता है, तो उस जगह पे वो एक कहावत है ना कि एक बुद्धिमान इंसान का दिमाग तभी काम करना शुरू शुरू करता है जब सारे बेअकल इंसान का दिमाग काम करना बंद कर जाता है। तो वैसे ही मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की बात कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन का दिमाग तभी काम, वहीं से काम करना शुरू करता है जहां पे नॉर्मल इंसान का या फिर बेअकल इंसान का मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो वहीं पे वैसे ही जब एक फेज तक आपके बॉडी में गेनिंग हो जाता है, कंडीशनिंग हो जाता है, लेकिन उसके बाद आप लोग क्या करते हो, मतलब और भी गेनिंग करना चाहते हो, यू वांट टू मेक योर, आजकल हर किसी को मस्कुलर फिजिक चाहिए, बहुत बड़ा फिजिक चाहिए। you have seen those foreign bodybuilders, Jay Cutler, Phil Heath, Ronnie Coleman, उन लोगों का कितना बड़ा बड़ा शरीर है। तो ऐसा कैसे होता है? वो लोग अपना ट्रेनिंग स्टाइल हमेशा चेंज करते हैं। तो बस वैसे ही, तो दिस इज, आई जस्ट सेड कि कंडीशनिंग वेट लिफ्टर्स में व पावर लिफ्टर्स में ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिजी उनके उनके शरीर में मसल डेंसिटी ज़रूरी है, जो कि वो बना ही लेते हैं अपने ट्रेनिंग स्टाइल से। उनका ट्रेनिंग स्टाइल मतलब सम हाउ हमारे साथ सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी उनके ट्रेनिंग स्टाइल में एक डिफरेंस मैं बताता हूँ। पावर लिफ्टिंग में कौन कौन से एक्सरसाइज सबसे क्रूशियल एक्सरसाइज है मैं बताता हूँ। फर्स्ट इज वेटेड स्क्वाट, जो कि बारबेल में, मैनुअल बारबेल में वो लोग करते हैं। पावर लिफ्टर ज़्यादातर वेटेड स्क्वाट मेनली वो लोग बारबेल में ही, मैनुअल बारबेल में ही करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब उन लोगों का कंपटीशन होता है उनको मैनुअल बारबेल में ही करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या, मतलब बॉडी बिल्डर्स क्या, वो लोग उसी स्क्वाट को वो लोग स्मिथ मशीन में भी करते हैं, हैक स्क्वाट में भी करते हैं, और पेंडुलम स्क्वाट में भी करते हैं, और भी कितने प्रकार के स्क्वाट मशीन्स हैं। और उसके साथ साथ पावर लिफ्टर्स ज़्यादातर फोकस फ्रंट स्क्वाट पे ज़्यादा फोकस नहीं देते हैं, क्योंकि उनका लिफ्टिंग ज़्यादातर बैक से होता है। तो फ्रंट स्क्वाट पे वो लोग फोकस देते हैं, क्योंकि उनका एक होता है नीचे से, मतलब लिफ्टिंग करेंगे, लिफ्टिंग करके फिर यहाँ पे कंधे पे डालेंगे, फिर पावर लिफ्टिंग करेंगे ऊपर। तो वो एक फेस है उनका। उसके बाद बेंच प्रेस, जो फ्लैट बेंच प्रेस होता है, पैरेलल, नॉट इंक्लाइन और डिक्लाइन, मेनली उनका कंपटीशन पैरेलल बेंच प्रेस पे होता है। दे गो मैक्सिमम अप टू, मतलब ऐसा नहीं है कि 3 सेट हो गया तो बस हमारा पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग खत्म। दे गो टू द मैक्सिमम वेट दे कैन लिफ्ट टिल 1 रिपीटेशन। एक रिपीटेशन जब तक मैक्सिमम वेट में नहीं हुआ है, तब तक वो लोग वो उस फेज तक वो जाके ही रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। दे विल बी नॉट लिविंग इट। एंड वन मोर थिंग, द डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट उनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेट लिफ्टिंग है। और मैंने एक बोला टोटल बॉडी वेट लिफ्टिंग, जो नीचे से उठाएंगे, उठा के कंधे पे रखेंगे,
I don't specifically know the name, but that is a kind of powerlifting. So वो एक एक्सरसाइज है जो कि वो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो एक्सरसाइज वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए उनका शोल्डर, उनके आर्म्स, उनके लेग्स और उनका लोअर बैक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो स्ट्रांग नहीं करेंगे देन दे डेफिनेटली गोना फेल इन द कंपटीशन, और उसके लिए उनको स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू द पोजीशन ऑफ कंपटीशन के टाइम में क्या होता है, मतलब जब कंपटीशन इन लोगों का आता है तो पावर लिफ्टिंग वालों को ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। मतलब टेंशन तो हर किसी को होता है, क्योंकि वो जीतेंगे या हारेंगे उनको मालूम नहीं है। ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड देयर स्ट्रेंथ। तो क्या होता है, कंपटीशन के टाइम में पावर लिफ्टर्स को इतना कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि मतलब ये छोड़ना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। मतलब वो लोग डाइट पे ध्यान देते हैं, वो तो है, लेकिन उसके साथ उनको लिफ्टिंग अच्छी तरह से करना ज़रूरी है। और मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब लिफ्टिंग ज़्यादातर वो लोग करते हैं, मतलब लिफ्टिंग पे ही ध्यान देना ज़रूरी है और खाने पे। ये दो उनका सबसे क्रूशियल चीज़ होता है। लेकिन अगर हम बॉडी बिल्डर्स की बात करें तो दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ कुछ लोग, मतलब बॉडी बिल्डर्स का वो फेज इतना मतलब क्रिटिकल फेज होता है, इतना मतलब पेनफुल फेज होता है, कोई सोच भी नहीं सकता। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट ए इजी गेम। पावर लिफ्टिंग भी कोई इजी गेम है ही नहीं, लेकिन पावर लिफ्टिंग में अगर एक बार आपको लिफ्टिंग अच्छी तरह से आ जाता है, आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बढ़ा के लिफ्टिंग कर भी सकते हो। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा फेज है, इतना क्रिटिकल फेज है कि आप वो बॉडी बिल्डर किस फेज से गुजरता होता है आपको पता नहीं चलेगा, आप अगर एक नॉर्मल इंसान हो। If you're a normal person, then definitely you never gonna figure out, you're never gonna realize what kind of situation the bodybuilder goes on. This is the reality. मतलब बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम हो गया होगा, 3 से 4% होगा मिनिमम। मिनिमम भी नहीं, मैक्सिमम उसे बोल सकते हैं हम लोग। 3 से 4% हो सकता है, मतलब हो सकता है कि होना पड़ेगा, नहीं तो कंडीशनिंग दिखेगा नहीं। ऊपर से ये टेंशन रहेगा कि मतलब जेनेटिक्स के हिसाब से मेरा शरीर ठीक से दिख रहा है कि नहीं, ईच एंड एवरी पार्ट कैसे है वो भी चेक करना ज़रूरी है उन लोगों को। उसके साथ साथ दे वुड बी चेकिंग अप ऑन, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उनके पीछे कंडीशनिंग के टाइम में कोच उनके पीछे ही पड़ा हुआ होगा। कोच देख रहा होगा कि इसका कौन सा पार्ट कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सब कुछ डिटेलिंग में। और प्रेप फेज में मतलब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और सबसे अहम बात बोलूं, कार्ब उनका सबसे लो कर दिया जाता है। लेकिन वेट लिफ्टर्स का कार्ब हमेशा सपैक 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 ठीक रहता है, लेकिन मतलब पावर लिफ्टर्स का। लेकिन बॉडी बिल्डर्स का कार्ब लेवल कम किया जाता है ताकि उनके बॉडी में से वाटर परसेंटेज धीरे 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 कम हो जाए। एक प्रोसेस है, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन ये बहुत नॉलेजेबल चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा वीडियो बना रहा हूँ। एक बायोलॉजी में हम 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ा हुआ है, एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब सेल के अंदर पानी घुसने लगता है और सेल फूलने लगता है, then that is osmosis, the process in which water enters into the cell and the cell starts expanding. That is called osmosis. तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, उसका उल्टा होता है, जो कि बॉडी बिल्डर के शरीर में होता है। मतलब पावर लिफ्टर के शरीर में ऑस्मोसिस बनाना पड़ता है, लेकिन बॉडी बिल्डर के शरीर में रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ता है। एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग सो? द ओनली रीजन इज बिकॉज मतलब कंडीशनिंग दिखने के लिए, क्योंकि जब वो फ्लेक्स करेंगे। हाँ, और एक और अहम चीज़ है, पावर लिफ्टर्स को तो फ्लेक्सिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, उनको मेन प्रैक्टिस करना है सिर्फ लिफ्टिंग पे और कुछ नहीं, लिफ्टिंग पे और स्ट्रेंथ पे। लेकिन बॉडी बिल्डर्स को क्या फ्लेक्सिंग भी करना है, मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज करना है। उसके साथ साथ देखना है कि ईच बॉडी पार्ट कैसे दिख रहा है। मतलब you can say that it is very complex in the bodybuilding. It is very very complex. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ऊपर से मतलब बहुत सी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मतलब प्रेप टाइम पे तो चीट मील आप ले भी नहीं सकते, यू आर नॉट अलाउड, टोटली नॉट अलाउड। ये तो कम से कम 1-2 मील खा सकते हैं पावर लिफ्टर्स, उनके कंपटीशन से पहले 1-2 खा सकते हैं कुछ दिन के लिए, वो चलता है, उनका चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन फिर भी उनको डाइट में रहना पड़ता है।
और कैलोरीज सरप्लस में वो लोग रहते हैं, हम लोग का कैलोरीज डाउन पूरा किया जाता है। और ऐसा है कि प्रेप टाइम से पहले उनको, मतलब आप तो नॉर्मल इंसान हो या फिर पावर लिफ्टर हो, आप सब्जी वगैरह खा सकते हो, उनको सब्जी वगैरह भी बंद किया जाता है ताकि बॉडी में ब्लोटिंग ना हो। और ऊपर से कंपटीशन के 2-3 दिन पहले, बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन के 2-3 दिन पहले उनको पानी तक छोड़ना पड़ता है। वो बोला ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसी को करने के लिए। तो वो सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है, क्रिटिकल फेज होता है बॉडी बिल्डिंग का। ये चीज़ें बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो भी यूट्यूब में हैं, ये बोले होंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों के बीच। तो 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 हमको फासला, इन दोनों के बीच का फासला जानना ज़रूरी है। अगर हम जानेंगे नहीं तो मतलब कैसे होगा। बॉडी बिल्डर्स बहुत स्ट्रेस में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी दे पूट अ स्माइल ऑन देयर फेस बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। वो इसलिए खुश रहना ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है कि मैंने आपको उसका, उन दोनों के ट्रेनिंग का स्टाइल भी बता दिया। सो डेफिनेटली दैट ट्रेनिंग स्टाइल इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और मुझे लगता है कि शायद मुझे इस पे एक दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी वेरी लॉन्ग। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल to stay and to become more knowledgeable about fitness. And yes, of course, we know that knowledge is power. So stay knowledgeable, stay powerful. Goodbye. Part 2 is coming soon.